हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इज्तिहाद को और हम देखेंगे कि इज्तिहाद का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम के अंदर आता है तो इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी हैं। सबसे पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखें जिस तरह वक्त तब्दील हो रहा है, जिस तरह से तरक्की इंसान कर रहा है, तो उसके साथ साथ नए नए प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं। यानी नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अब उसको किस तरह यानी टैकल किया जाए, उसके बारे में शरिया इस्लामिक लॉ क्या कहता है। कुरान ये कहता है, सुन्ना ये कहती है कि अगर आपको कोई भी नया प्रॉब्लम फेस आता है और वो कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद नहीं है, ज़ाहिरी बात है, यानी जब कुरान शरीफ और सुन्ना यानी कि ज़्यादातर उसके अंदर जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं उनको तो डिस्कस किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आज की दुनिया में हैं। जैसे आजकल हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, इसके अलावा आजकल नए नए क्राइम्स आ चुके हैं, ठीक है ना। तो उनको किस तरह हल किया जाएगा, जबकि कुरान और सुन्ना में तो वो चीज़ मौजूद नहीं है। तो उसका हल ये निकाला गया है कि इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसका नाम है इज्तिहाद। हाँ जी, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कुरान और सुन्नत के अंदर नहीं मिलती, आप हदीस उठाते हैं, आपको वहाँ पे भी उसका हल नहीं मिलता, एक नया प्रॉब्लम है, इसको किस तरह हल किया जाए। तो इस्लाम ये कहता है कि भाई उसके लिए आप इज्तिहाद का जो प्रोसेस है उसको अप्लाई करें। अब ये इज्तिहाद का प्रोसेस क्या होता है, वो ये कहते हैं कि इज्तिहाद का मतलब ये होता है कि आपने अपने माइंड को अप्लाई करना है, अपने रीजंस को अप्लाई करना है, यानी इंटेलेक्चुअली एक आपने कोशिश करनी है। आपने देखना है कि यार ये जो प्रॉब्लम है इससे मिलता जुलता कोई प्रॉब्लम कुरान और सुन्नत के अंदर डिस्कस है या इसके मुतालिक कोई असूल हमारे पास मौजूद हो। यानी आपने क्या करना है कि आपके पास एक नया प्रॉब्लम है। अब मैं मिसाल देता हूँ, वैसे फिट तो नहीं होती लेकिन समझाने के लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे कुरान और सुन्नत में लिखा हुआ है कि यार झूठ बोलना एक जुर्म है, बुरी बात है, ठीक है ना, ये आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे गुनाह मिलता है। अब लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हम जब कमेंट करते हैं, हम गलत कमेंट करते हैं या हम जनाब किसी के बारे में गलत बात फैलाते हैं या किसी को बदनाम करते हैं या किसी की जो तस्वीर हैं या पोस्ट्स हैं वो हम जनाब शेयर करते हैं बगैर उससे पूछे या किसी को लीक कर देते हैं, ठीक है जी, बदनाम करने से, या सोशल मीडिया के ऊपर हम गलत कमेंट्स करते हैं या कोई गलत बात डिफेंड करते हैं या गलत आर्गूमेंट देते हैं या गलत कोई चीज़ कहते हैं, तो अब वो भी तो एक किस्म का झूठ ही हुआ ना, ठीक है। हालांकि कुरान में तो ये डिस्कस नहीं था कि सोशल मीडिया जब आप यूज करेंगे तो आपको ये चीजें नहीं करनी, लेकिन जो उसका असूल है वो तो यही है कि यार ऐसी बात कहना जो हकीकत पर मबनी नहीं है, जो सच नहीं है, वो जनाब झूठ है। या मिसाल के तौर पर किसी को बदनाम करना, किसी को डिफेम करना, उसमें पहले यह था कि किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की गिबत नहीं करनी, उस ज़माने में तो ये बात थी। लेकिन आज के ज़माने में सोशल मीडिया के ऊपर किसी को जनाब फेक न्यूज़ के ज़रिए बदनाम करना, ठीक है ना, और उसको डिफेम करना, तो अब ये भी तो वही चीज़ हुई ना, लेकिन तरीक़ेकार तब्दील हो गया। तो इसी तरीके से ये जितने भी मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं ना दोस्तों, उनको अगर आपने हल करना है तो फिर आपको इज्तिहाद का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है वक्त के साथ दुनिया बहुत तब्दील होती जा रही है और नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। इतनी यानी कि टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी तरक्की हो गई है कि अब जनाब हर एक चीज़ की नई सूरत हमारे सामने मौजूद है। तो इन मॉडर्न प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए इस्लाम ने एक कॉन्सेप्ट हमें दिया जिसका नाम है इज्तिहाद, और उस इज्तिहाद को इस्तेमाल करके हम जनाब नए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है ना उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अब सबसे पहले तो इज्तिहाद की मीनिंग देखते हैं। ये इज्तिहाद की मीनिंग क्या है यार? ये जो लफ्ज़ इज्तिहाद है ना, ये लफ्ज़ जुहद से निकला है जिसका मतलब है कोशिश करना, एफर्ट करना। यानी इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब है कि भाईजान कि शरिया जो इस्लामिक लॉज हैं, जो इस्लामिक कवानीन है, जो इस्लाम के लॉज हैं, उसमें से उनको पढ़ के, उनको समझ के, उनको इंटरप्रेट करके उनके ज़रिए नए प्रॉब्लम का हल निकालना। हालांकि वाज़े नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने अपने माइंड को अप्लाई करना है, लॉजिक लगाना है, उसको कंपेयर करना है या आपने उसको इंटरप्रेट करना है, कुछ इस तरह करके उसका कोई हल निकालना है, ठीक है जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कोई नए नए प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्टली कवर नहीं है कुरान सुन्ना में, यानी प्रॉफिट की जो टीचिंग है उसके अंदर नहीं मौजूद, तो आपने क्या करना है कि वहां पे इज्तिहाद को इस्तेमाल करना है। ये इज्तिहाद एक्चुअली एक इंटेलेक्चुअल एफर्ट है, ये एक अपने माइंड अप्लाई करना है। देखें, हम इस तरह अक्सर हम ना माइंड गेम्स खेल रहे होते हैं, उसके अंदर हम लॉजिक्स कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो ये बिल्कुल उसी तरीके से का एफर्ट है।
کیونکہ اسلام تو ویسے بھی جو ہے نا زور دیتا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ نا ریشنل اور انالیٹیکل اپروچ کو استعمال کریں. جہاں پہ قرآن اور سنہ خاموش ہے، جہاں پہ قرآن اور سنہ نے کسی چیز کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا، وہاں پہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں، آپ میں انالیٹیکل اپروچ یوز کریں، لاجک لگائیں. کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں سب کو ایک مائنڈ دیا ہے، ہمیں عقل دیا ہے، ہمیں شعور دیا، تو ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. یار ویسے بھی دیکھو یار، میری بات سنو، آپس کی بات ہے، جتنے بھی یہ دنیا کے پرابلمز ہوتے ہیں، ویسے جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں اپنی لائف کے، ہم اس کے اندر کوئی لاجک یوز کرتے ہیں نا. ہم اگر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، جس طرح آپ لوگ تیاری نہیں کرتے پیپروں کے لیے، ٹھیک ہے نا، آخر میں آ کے لا اینڈ وزڈم کو یوز کرتے ہو، تو یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ آپ لاجک استعمال کر رہے ہو نا، ٹھیک ہے نا، کہ کم وقت میں زیادہ چیز مل جائے. دوسرے یوٹیوب چینلز کے اوپر آپ کو یا تو کانسیپٹ ملتا ہے یا نوٹس ملتے ہیں. یہ واحد یوٹیوب چینل ہے جس کے اندر آپ کو دونوں چیزیں ملتی ہیں. اب یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کیا، آپ نے لاجک لگائی، آپ کو ریشنل مزہ آ گیا کہ یار یہ ریشنلی طور پہ نا یہ جو لا اینڈ وزڈم کا چینل ہے نا، اس کے اوپر نوٹس بھی مل جاتے ہیں اور ساتھ میں لیکچر بھی مل جاتا ہے. تو بھائی آپ جب اپنی ہر ڈیلی پرابلمز کے اندر مائنڈ اپلائی کرتے ہو، تو بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی بھی شرعی پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے تو اس میں قرآن اور سنہ خاموش ہے، تو وہاں پہ آپ اجتہاد کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ریزننگ کا استعمال کر سکتے ہیں. اب اس کی بیسک کیا ہے یار؟ اس کی بیسک یہ ہے، دیکھیں ویسے جو اجتہاد ہے یہ بھی سورس آف لا ہے، اسلامک لا ہے، جیسے قرآن اور سنت اور حدیث بھی سورس آف اسلامک لا ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ وہ ریویلڈ ہیں، ٹھیک ہے. ہولی قرآن ہے، وہ اللہ پاک نے ہمیں بتا دیے سارے احکامات، وہ ریویلڈ ہوا تھا، ہمارے اوپر نازل ہوا تھا. اور جو احادیث ہیں، سنہ ہیں، وہ حضور پاک کی پریکٹسز ہیں، ان کے اقوال زرین ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو ہمارے کنٹرول میں نہیں. لیکن اجتہاد دراصل کیا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ یہ ایسا سورس ہے جو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر نئی نئی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ رول ہے، ایک سمپل ایک اصول ہے جس کے تحت آپ نے اجتہاد کرنا ہے اور بس بات ختم ہو، یہی طریقہ اپنا کرنا ہے، یعنی جتنے بھی سال گزر جائے آپ نے اسی طریقے سے اجتہاد کرنا ہے. بھائی ایسا کوئی رول نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. ظاہری بات ہے نئے پرابلم ہوں گے تو نئے طریقے استعمال کیے جائیں گے اجتہاد کے. اس کے حوالے سے قرآن اور سنہ کے اندر بھی ہمیں اگزامپل ملتے ہیں. جیسے ہولی قرآن کے اندر سورہ العنکبوت کی 69 آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی آپ ہمیشہ کوشش کریں، یعنی جو گاڈ ہیں اللہ پاک ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ یعنی کہ کوشش کریں. ہم ان لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں جو اپنے لیے راستہ نکالتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور بے شک جو اللہ پاک ہے نا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کام کرتے ہیں، جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس آیت سے ہمیں یہی ملتا ہے، اس آیت سے ہمیں ملتا ہے کہ اجتہاد کیا ہے. یہیں سے ہمیں اجتہاد کا بنیادی کانسیپٹ بھی ملتا ہے کہ آپ کوشش کریں لائف کے اندر. اور یار یہ ویسے بھی ایک اصول ہے بھائی، لائف کے اندر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے نا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دیٹ از کہ کوشش کرو، کوشش کرو، کوشش کرو. رزلٹ میں نہیں جانا، چاہے وہ ایگزام کا رزلٹ ہے یا لائف کا رزلٹ ہے، آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے، اور کوشش کرنا ہی ہمارا کام ہے. باقی کامیابی یا ناکامی مطلب رزلٹ اچھا یا برا آپ کے حق میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا. رزلٹ سے مراد یہاں پہ صرف پیپروں کا رزلٹ نہیں ہے، ویسے دنیا کے رزلٹ جتنے بھی آپ کے ایشوز ہوتے ہیں ان کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے صرف کوشش کرنی ہے، اور میری نظر میں تو صرف کوشش کرنے والا ہی کامیاب ہے. جو جتنی اچھی کوشش کرتا ہے وہ اس سے زیادہ وہی اچھا یعنی کہ جو ہے نا وہ کامیاب ہے. اس حوالے سے مجھے ایک ڈائلاگ یاد آتا ہے، بالی ووڈ کی ایک فلم تھی، اس میں ایک ڈائلاگ تھا، وہ ایک فادر اپنے بیٹے کو یہی کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری جو کامیابی ہے نا یہ طے نہیں کرتا کہ تم نے ایگزامز کے اندر رزلٹ کیا لیا، تمہاری کامیابی یہ طے کرتی ہے کہ تم نے کوشش کتنی کی. سو بھائی کوشش کریں، کوشش کرنے کا ہی آپ کو پھل ملتا ہے. بعض اوقات آپ جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کو وہ تو فائدہ نہیں ملتا، رزلٹ نہیں ملتا، لیکن وہی کوشش آپ کو کہیں اور سے، آپ کو کوئی اور جگہ سے فائدہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو کوشش کرتے رہیے. اسی طریقے سے ہولی قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ کوشش کریں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کو کچھ ایشوز ہیں، آپ کو کوئی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو کوشش کریں، اسٹرائیو کریں، ٹھیک ہے نا، اپنا مائنڈ کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جناب ایک ہمیں احادیث بھی ملتی ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں حضرت معاذ بن جبل جو تھے، صحابی تھے، وہ جب یمن جا رہے تھے ایز اے جج کام کرنے کے لیے، تو حضور پاک نے ان سے پوچھا، میں ابھی آپ کو حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ ورڈ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ حضور پاک نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ پرابلمس کو کس طرح سالو کرو گے. وہ کہیں گے جی سب سے پہلے تو میں ہولی قرآن کو ریفر کروں گا اگر مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی. اگر کوئی ہولی قرآن میں نئی چیز ہوگی تو میں پھر سنت سے رجوع کروں
करूँगा, सुन्ना देखूँगा, अहादीस देखूँगा, उसमें क्या है। अगर उन दोनों में भी कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर मैं इज्तिहाद करूँगा। लफ्ज़ इज्तिहाद तो यूज़ नहीं किया उन्होंने, लेकिन ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया होगा कि भाई मैं अपनी कोशिश करूँगा, अपना माइंड अप्लाई करूँगा, अपनी रीज़न लगाऊँगा, अपना लॉजिक लगाऊँगा। यानी इससे फिर इशारा हमें यही मिल जाता है कि इस हदीस से मिल जाता है कि जनाब कुरान और सुन्नत के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इज्तिहाद कर सकते हैं। और इनका जब ये जवाब था ना, इसको इनके जवाब के बाद हुजूर पाक भी जनाब इसको उन्होंने कबूल किया कि हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल अच्छा बात की और यही होना चाहिए। ठीक है जी। सो ये दो एग्जांपल आप लगा सकते हैं, एक कुरान की आयत लगा सकते हैं और साथ में ये जो हदीस है ये जो है ना आप मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर होता है इज्तिहाद का। यार देखें, इज्तिहाद का जो प्रोसीजर है ना उसमें वैसे बुनियादी तौर पे 4 टाइप्स आती हैं। वैसे ये जहाँ से मैंने मटेरियल उठाया वहाँ पे ज़रा थोड़ी बहुत सी ना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी तो मैंने इसको ज़रा बड़ा सिंपल किया है। ये सबसे पहली जो टाइप है उसमें है कंपेयरिंग केसेस। यानी आप क्या करते हैं, आपको कोई इशू आता है ना तो उसमें क्या करते हैं कि आप ना कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे कि एक ऐसी कोई मेडिसिन है या कोई ऐसा कोई ड्रग है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आप कंट्रोल में नहीं रहते। तो अब हमने देखना है कि यार मिसाल के तौर पर एक नई ड्रग्स आ चुकी है मार्केट में, उसका जिक्र कुरान में मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ असूल ये है कि कुरान ने ये कहा था कि हर ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई ऐसा असर है जिससे आप बेहोश हो जाते हो, अपने माइंड के अंदर कंट्रोल नहीं रहते, जैसे शराब है, तो इसी तरीके से ये चीज़ भी उससे मिलती जुलती है। तो हम कंपेयर करके उसका यानी कि हल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा ये है डीलिंग विथ अनसर्टेन थिंग्स। दूसरी टाइप ये होती है जब कोई अनसर्टेन मैटर्स हो, ऐसे मैटर्स हो जो आपको पता ही नहीं था और आपके सामने आ गए, तो उनको हल करने के लिए इज्तिहाद कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मेथड ये है इज्तिहाद का कि आप क्या करते हैं, ऑलरेडी जो कुरान और हदीस के अंदर रूल्स मौजूद हैं ना उनको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स की नज़र में रखते हुए उनको एक्सप्लेन करना है। और दूसरा ये है, आखिरी जो तरीका है वो ये है कि जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती और आपको समझ आता है कि यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे आप चौथा तरीका इज्तिहाद का ये होता है, आपने ये देखना है कि यार इस काम से आवाम को फ़ायदा होता है कि नहीं होता। अगर आवाम को फ़ायदा होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो फिर सो बिस्मिल्लाह वो आप काम कर लेते हैं। सो बुनियादी तौर पर ये 4 यानी कैटेगरीज हैं। लेकिन हज़रत इमाम शाफी जो है ना वो सिर्फ एनालॉजिकल इज्तिहाद को ही मानते हैं। ठीक है जी। और बाकी जो दूसरे स्कॉलर्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जी हमें एक टाइप के ऊपर लिमिट महदूद नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे जो तरीके हैं इज्तिहाद के, जैसे कंपेयर करना, अनसर्टेन चीज़ों को डील करना, ऑलरेडी जो रूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करना और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर किसी चीज़ को कंसीडर करना, इन दूसरे टाइप्स को भी हमें डील करना चाहिए। लेकिन हज़रत इमाम शाफी कहते हैं कि सिर्फ एक ही बेहतर है, वो है एनालॉजिकल इज्तिहाद, बाकी कोई इज्तिहाद नहीं होता। अब इसकी हम देखते हैं कि ये मुज्तहिद क्या होता है। भाई मुज्तहिद वो शख्स होता है जो इज्तिहाद करता है, यानी इज्तिहाद करने के लिए एक खास आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस शख्स को मुज्तहिद बोलते हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है भाई, सबसे पहले तो अरबिक लैंग्वेज और उसका जो लिटरेचर है, उसका इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर वो एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके अलावा कुरान और अहादीस के ऊपर उसको अबूर हो, यानी कुरान की हर एक चीज़ का उसको इल्म हो, अहादीस के ऊपर उसको बड़ी यानी कि ग्रिप हो, बड़ा कमाल का वो बंदा हो। साथ में जितने भी मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका उसके पास इल्म होना चाहिए। साथ में जो मॉडर्न साइंस है या ठीक है ना, आपको जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, इनका इसको पता होना चाहिए। यानी हर लिहाज से वो बड़ा एक एक्सपर्ट किस्म का बंदा हो, जिसको मेडिसिन का भी पता हो, जिसको इंजीनियरिंग की भी जान पहचान हो, इकोनॉमिक्स की भी पहचान हो। ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनका भी पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स किस तरह काम करती है। और इसके अलावा जनाब दूसरा जो बड़ी अहम चीज़ है कि यार वो एक बड़े अच्छे किरदार वाला बंदा हो, और ठीक है उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो किस किस्म का करप्ट बंदा ना हो, मॉरली वो हर लिहाज से एक बेहतर इंसान हो, ज़बरदस्त इंसान हो, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो। ठीक है, यानी सब लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे हाँ यार ये बंदा सच्चा है, खरा है, सही बात करता है, दुरुस्त बात करता है और ये बड़ा यानी कि नेक इंसान है। यानी ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक मुज्तहिद के अंदर। अब ये मुज्तहिद क्या है, दोबारा बता देता हूँ, ये वो शख्स है जो इज्तिहाद को परफॉर्म करता है, यानी इज्तिहाद जो काम करता है उसके लिए एक मखसूस बंदा होता है, उसको हम बोलते हैं मुज्तहिद। अब इज्तिहाद की क्या कंडीशंस हैं यार, यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशंस है। वो ये लिमिटेशंस हैं यार, मुज्तहिद तो हर चीज़ के अंदर इज्तिहाद करता है, लेकिन एक जो जगह है जहाँ पे वो नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर जो प्रॉब्लम्स कुरान और सुन्नत ने ऑलरेडी हमें बता दिए हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी कुरान और सुन्नत ने हमें बता दी हैं, आप उनको छेड़ नहीं सकते। जैसे जो है ना गॉड है, गॉड एक ही है, अल्लाह पाक एक ही है, उनकी जो वहदानियत है, उनकी जो वननेस है, उसके ऊपर आपने इज्तिहाद नहीं करना। भाई ये तो सिंपल असूल है, वाज़ेह है ना, इसको आप नहीं छेड़ सकते।
सकते। इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी प्रॉफिट है, आखिरी नबी हैं, इसके ऊपर भी इज्तिहाद नहीं करना, ठीक है जी। इसके अलावा जो बुनियादी इबादात हैं उनके ऊपर भी आप इज्तिहाद नहीं कर सकते, ठीक है। उनके तौर तरीक़ों पे तो इज्तिहाद हो सकता है, लेकिन ये करना कि जी 5 नमाज़ें नहीं पढ़नी, एक नमाज़ पढ़नी है, मिसाल के तौर पर ये करना है वो करना है, इस पे नहीं हो सकता। जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जो वाज़ेह ऑलरेडी क्लियर हैं कुरान और सुन्नत के अंदर, उनके ऊपर आप इज्तिहाद नहीं कर सकते। हाँ, बाकी कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो कुरान और सुन्नत के अंदर वाज़ेह नहीं है, आप उनको टच कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये जो मुज्तहिद हैं इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, रैंक्स होती हैं, वो देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली जो रैंक होती है मुज्तहिद की वो है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स। यार वो स्कॉलर्स जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये जितना भी इस्लामिक लॉ के अंदर जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ना, जैसे इमाम अबू हनीफा का स्कूल ऑफ थॉट है, इमाम शाफी, इमाम मालिकी, ठीक है, इनके स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ये जो बड़े इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स हैं ना, बुनियादी तौर पे जो ये फाउंडर्स हैं मेजर इस्लामिक स्कूल्स के, जिनके पास बड़ी अथॉरिटी है, जैसे इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, ठीक है। सबसे पहले तो जनाब ये कैटेगरी में आते हैं, नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं मुज्तहिद की। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में आते हैं मुज्तहिद मुंतसिब, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो इन बड़े जो फर्स्ट कैटेगरी के जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ उन्होंने काम किया होता है, ठीक है। जैसे जिन्होंने इमाम अबू हनीफा के साथ काम किया या उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके साथ जुड़े रहे, तो उनके बाद फिर ये दूसरी कैटेगरी के मुज्तहिद आएंगे। और उसके बाद तीसरे आते हैं फॉलोअर्स विद जजमेंट, यानी ये वो स्कॉलर्स होते हैं कि वो जनाब जो दूसरे पुराने जो स्कॉलर्स हैं उनकी जो मुज्तहिद हैं उनके जो रूलिंग्स हैं उनको भी पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जजमेंट अपनी खुद की देते हैं, ठीक है जी। यानी कि पुराने जो मुज्तहिद हैं उनके काम को देखते हैं, उनको प्रेफर करते हैं, रेफर करते हैं, वहां से प्रॉब्लम्स को देखते हैं, लेकिन जब भी कोई नया प्रॉब्लम आता है तो फिर ये अपनी जजमेंट देते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। एक तो है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स, यानी वो जिन्होंने फाउंडेशन रखी मेजर स्कूल ऑफ थॉट की। उसके बाद फॉलोअर्स विद इनोवेशन, यानी वो स्कॉलर्स जिन्होंने इन बड़े बड़े जो एस्टेब्लिश्ड स्कूल्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे जो है ना इमाम अबू हनीफा का स्कूल ऑफ थॉट है, इमाम शाफी, इमाम मालिकी, उनके साथ काम किया वो लोग। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है जो उन लोगों को उनके नीचे जो लोग जिन्होंने काम किया, जो उनके स्कॉलर्स को फॉलो करते हैं, उनका काम देखते हैं, उनकी रूलिंग्स को देखते हैं, और जहां पे फंस जाते हैं और कोई नया प्रॉब्लम आता है तो फिर अपनी रूलिंग भी देते हैं। अच्छा, जब हम देखेंगे यार इज्तिहाद की अहमियत क्यों है भाई, एक तो ये है कि इज्तिहाद जनाब क्या करता है कि एक तो ये आपके अंदर यूनिटी पैदा करता है। वो कैसे यूनिटी पैदा करता है कि देखें, इस्लाम जो है ना अब पूरी दुनिया में इस मुस्लिम यानी कि रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, तो हर जगह पे डिफरेंट कल्चर है। मिडिल ईस्ट का अपना कल्चर है, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनका अपना कल्चर है, बांग्लादेशियों का, मुसलमानों का अपना कल्चर है, तो यूरोप में जो मुसलमान रहते हैं उनका अपना कल्चर है, अफ्रीका के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनका अपना कल्चर है, अमेरिका के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनका अपना कल्चर है। तो ये मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ ये होती है, लेकिन फिर जब आप प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उनके लिए फिर आपके अंदर ये कि यूनिटी पैदा हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट रूल्स हैं, डिफरेंट तौर तरीके हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम इज्तिहाद इस्तेमाल करते हैं। तो उससे ये होता है कि हमें यानी कि प्रॉब्लम्स भी हल हो जाते हैं और हमारे अंदर एक यूनिटी भी पैदा होती है। उसके बाद माइनॉरिटीज यानी वो मुसलमान जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर रहते हैं, यूरोप के अंदर रहते हैं, ठीक है, जहां पे इस्लामिक या शरिया लॉ नहीं है, तो उनके अगर जो बेचारों के प्रॉब्लम्स होंगे तो वो कैसे हल करेंगे। अगर कोई बंदा अमेरिका में रहता है, कोई यूके में रहता है, फ्रांस, जर्मनी में रहता है, तो वो मुसलमान है, लेकिन अब उसको वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं नमाज किस तरह पढ़ूं या ईद की नमाज किस तरह पढ़े, मतलब कोई भी एक इस्लामिक शरिया लॉ आता है, तो वहां पे हम इज्तिहाद करके उनको गाइड कर सकते हैं। दूसरी अहमियत यह है कि भाई इज्तिहाद से आप न जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्निटी है, उसको आप अडॉप्ट करते हैं, ठीक है भाई। देखें, आपने वक्त के साथ जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न तरीके हैं, उनको भी आपने फॉलो करना है। ऐसे नहीं है कि आपने हमेशा पुराने तौर तरीकों पे रहना है। तो एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप आ चुके हैं, डिजिटल दुनिया आ चुकी है, हर चीज आजकल डिजिटल ऑनलाइन हो चुकी है। तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, ताकि हम मॉडर्न दुनिया से हम जो है ना वो बिल्कुल साथ में चलें, हम पीछे न रह जाएं, तो उसके लिए भी हम इज्तिहाद करते हैं, उससे भी हमें ये फायदा होता है। इसके अलावा जितने भी आपकी रिलीजियस क्राइसिस शुरू होते हैं, जो हमारे अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, ठीक है ना, और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनको भी हम हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस्लाम की जो नेचर है वो डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ये है कि इस्लाम की जो नेचर है वो एक नहीं है कि जो पहले थी 1400 साल पहले वही रहेगी, नहीं भाई। वक्त के साथ नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे, तो इस्लाम जो है ना उन चीज़ों का हमें हल बताएगा कि भाई अच्छा ये नया प्रॉब्लम है तो इसका हल ये है। बुनियादी जो फाउंडेशंस हैं, असूल हैं, वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, उनको तो हम नहीं छेड़ सकते। लेकिन यार अगर कोई
नई कंडीशन आती है, नया सिनेरियो आता है, आप नई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, रोजमर्रा की लाइफ के अंदर, और आपको उसे शरई तौर पे डील करना है, तो उसमें आपको इस्लाम उसको डील करता है। तो इस्लामिक की भी है कि एक डायनामिक नेचर है जो वक्त के साथ तब्दील होती है जब नए प्रॉब्लम्स या मॉडर्न प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। अब इसके इश्यूज क्या है यार? एक तो इश्यूज ये है कि जो वुमेन का रोल है, औरतों का जो किरदार है, उसके ऊपर अभी भी बड़ी यानी बहस चलती है कि औरतों का क्या किरदार होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन के अंदर, सियासत के अंदर, आज भी जनाब ये इस पे डिबेट होती है। अब जैसे देखें अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है, तो वहाँ पे औरतों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि वो एजुकेशन नहीं कर सकते, फलां जगह पे नहीं जा सकती या वगैरह। तो इन इश्यूज़ के ऊपर भी हम जो है ना, हमें इज्तिहाद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो सुन्नी और शिया स्कूल ऑफ थॉट के अंदर अक्सर जो है ना आपस में जो उनके इश्यूज़ चलते हैं, डिस्प्यूट चलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, वो भी उसकी वजह से भी जनाब बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और इज्तिहाद नहीं हो पा रहा होता। इसके अलावा जब ग्लोबलाइजेशन है ना, उसके लिए भी अब पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड हो चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुका है, हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब हम बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं। हम यहाँ से बैठ के अमेरिका में कारोबार कर सकते हैं, यहाँ से बैठ के हम यूके में कारोबार कर सकते हैं, वहाँ से कोई चीज़ मंगवा सकते हैं। तो अब जाहिर बात है, तो नए प्रॉब्लम्स भी आ चुके हैं साथ में, तो उनको डील करने के लिए इज्तिहाद का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए इकोनॉमिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े यार, क्योंकि आजकल नए नए तरीके आते हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक आइडियाज़ हैं, किस तरह बैंकिंग करनी है, किस तरह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है। अब तो मोबाइल के अंदर आपकी पूरी की पूरी ना बैंक सिस्टम आ गया, ऑनलाइन या डिजिटल वॉलेट आ चुका है, या डिजिटल करेंसी की बातें चलती हैं जो है ना, ठीक है ना, ये डिजिटल जो करेंसी होती है, ऑनलाइन करेंसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इस तरह के जो इश्यूज है उसको हम डील कर सकते हैं इज्तिहाद के अंदर। इसके अलावा मुस्लिम स्टेट्स के अंदर यूनिटी पैदा हो सकती है, अगर उनके अंदर इश्यूज हैं वो हल हो सकते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर है उनको हम गाइड कर सकते हैं, ये रिपीट हो गया, पहले भी बता दिया है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिससे पॉलिटिकल ऑपरेशन है, लैक ऑफ डेमोक्रेसी है, एक्सट्रीमिज्म है, दहशतगर्दी है। इन चीज़ों के अंदर भी हम इज्तिहाद का इस्तेमाल करके इन चीज़ों को इनका हल निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब आगे किस तरह बढ़ना है? भी सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिहाद करना है। इसके अलावा जब भी इज्तिहाद करना है खुद को पॉलिटिक्स से अलग रखना है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोग ना सियासी तौर पे किसी जमात से जुड़े होते हैं, और जब वो कोई चीज़ उनको सियासी तौर पे, पॉलिटिकली तौर पे सूट करती है तो वो इज्तिहाद करके बैठ जाते हैं। तो भाई इज्तिहाद करते हुए आपने आपको पॉलिटिक्स से अलग रखना है, न्यूट्रल होकर काम करना है। दूसरा ये है कि भाई इज्तिहाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें, ताकि लोग खुल के बात करेंगे। कोई प्रॉब्लम है, शरई प्रॉब्लम है, उसको हल नहीं, उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वो खुल के बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको देनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल रिफॉर्म होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को जो है ना, अब जो है ना मल्टीपल जो इंटरप्रिटेशन के तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो सिखाने चाहिए। उनको कंपेरेटिव रिलीजन पढ़ाएं, दूसरे भी मज़ाहब पढ़ाए हैं, ठीक है। जो मॉडर्न लॉजिक है उसके ऊपर वो उनको गौर करवाएं। इसके अलावा जो मॉडर्न फिलोसफी है वो उनको पढ़ाएं, उनको मतलब टेक्नोलॉजी भी समझाएं, उनको जो है ना इंटरप्रिटेशन के नई तरीके सिखाएं। इसके अलावा जनाब एक कलेक्टिव एफर्ट भी करनी चाहिए, फिक्का काउंसिल्स बनानी चाहिए, जिसमें मुख्तलिफ जो है ना फील्ड के जो एक्सपर्ट बैठे रहें। वहाँ पे मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लॉ के भी एक्सपर्ट बैठे रहे हों, वहाँ पे शरिया लॉ के भी एक्सपर्ट्स बैठे रहे हों, ठीक है। कुरान और सुन्नत के जो एक्सपर्ट हैं वो भी वहाँ पे बैठे हों। तो इनका एक ग्रुप बना के वो आपस में हर एक चीज़ के ऊपर बात करें, समझें और इस तरह उसको इंटरप्रेट करें, इज्तिहाद करें। और इसके अलावा जनाब ये होता है कि जो जहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे ज़्यादा इज्तिहाद इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपको आज़ादी होती है, आप खुल के बात करते हैं, आपको डर नहीं होता। अगर डेमोक्रेसी नहीं है, आज़ादी नहीं है, ठीक है ना, तो वो फिर आपको डिक्टेटरशिप है, बादशाह है, वहाँ पे आपको डर डर के काम करना पड़ता है। तो इसीलिए फिर आपके पास लिमिटेड स्पेस होती है, उसी स्पेस के अंदर आपने काम करना है। लेकिन जैसे अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं और फ्रीडम से आगे जाते हैं तो फिर आपके ऊपर आपको पता है प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जहाँ पे फ्रीडम होगी, जमहूरियत होगी, डेमोक्रेसी होगी, खुल के बात करने का आज़ादी होगी, तो वहाँ पे इज्तिहाद अच्छे से इफेक्टिव होता है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिहाद का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट भी होगा और ज़्यादा एक्टिव भी होगा। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक, इज्तिहाद क्या है जनाब। मैंने इसकी जितने भी मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। हमने प्रोसीजर भी देख लिया, क्वालिफिकेशन ऑफ मुज्तहिद भी देख लिया, जो इज्तिहाद के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो भी देख लिए, और दूसरा है कि इसके लिए जो रिकमेंडेशन भी मैंने आपको बता दी कि इसको हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और इसके अलावा साथ में इसके जो इश्यूज़ हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए, और इज्तिहाद की क्या अहमियत है यार हमारी लाइफ के अंदर, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक इज्तिहाद के हवाले से। उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।